पूरा जहाज आग की लपटों में जल रहा था। अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो वह भी बच नहीं पाएगी, इसलिए उसने जल्दी से आग बुझाने की कोशिश की। उसे नाव चलाना भी नहीं आता था और रेडियो के माध्यम से भी वह संपर्क नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह भी जल चुका था। ऐसी स्थिति में एक साधारण लड़की समुद्र के बीचों बीच से कैसे जिंदा वापस आएगी, यही हम आज की कहानी में जानेंगे, जो 2023 में रिलीज हुई है, जिसका नाम है डेंजरस वाटर। कहानी की शुरुआत में हम मुख्य किरदार रोजी को देखते हैं, जिसका पूरा शरीर क्षत विक्षत है। ऐसा लग रहा है कि वह किसी भयानक दुर्घटना का शिकार हुई है, लेकिन वह दुर्घटना क्या थी, यह जानने के लिए हमें कुछ सप्ताह पीछे लौटना होगा। एक रात रोजी जब अपने कमरे में थी, तभी उसकी मां एल्मा उसके पास आई और अपनी बेटी से कुछ महत्वपूर्ण बातें करने लगी। एल्मा ने कहा, रोजी, तुम तो जानती हो कि तुम्हारे पापा के मरने के बाद से मैं अकेले ही तुम्हारी देखभाल कर रही हूँ। बहुत मुश्किलों से मैंने तुम्हें बड़ा किया है, लेकिन तुम्हें बड़ा करने में एक और शख्स का भी योगदान है, जिसकी मदद के बिना मैं ये सब नहीं कर पाती, और वो है ड्रैक। ड्रैक बहुत पहले से ही मुझे पसंद करता है और मैं भी उसे बहुत पसंद करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम ये सब जान लो, क्योंकि तुम अब बड़े हो गए हो। रोजी कहती है, ये सब मुझे क्यों बता रही हो? मुझे पता है तुम मुझसे कितना प्यार करती हो और तुम्हें अपनी पसंद रखने का हक है। मुझे भरोसा है कि तुम किसी गलत इंसान का चुनाव नहीं करोगी। रोजी की बात सुनकर एल्मा बहुत खुश होती है और अगले दिन सुबह रोजी को ड्रैक के साथ समुद्र पर घूमने जाने की बात कहती है। ड्रैक ने एल्मा और रोजी से वेकेशन के लिए अनुरोध किया था। रोजी अपनी मां की हर बात मानती थी, इसलिए उसने इस अनुरोध को भी मान लिया। अगले दिन सुबह सुबह मां और बेटी कार से बंदरगाह पहुंच गईं और वहां रोजी की पहली मुलाकात ड्रैक से हुई। ड्रैक ने रोजी के साथ बहुत ही शालीन और नम्र व्यवहार किया। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत ही अच्छा इंसान है। एल्मा ने ड्रैक से रोजी की पहचान कराई। उनके बीच काफी देर तक बातचीत होती रही। ड्रैक जिस बोट से यहां आया था उसका नाम एनालिसा था। इस बोट को लेकर वे समुद्र में घूमने जाएंगे। ड्रैक के पास बहुत दौलत थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इतने अमीर व्यक्ति ने साधारण एल्मार के साथ संबंध क्यों जोड़ा, यह हम थोड़ी देर में जान पाएंगे। बातचीत समाप्त करने के बाद वे तीनों बोट लेकर समुद्र की ओर निकल पड़े। इसके बाद दिखता है कि ड्रैक और एल्मार के बीच कुछ ज्यादा ही करीबी संबंध बन गया था। आज एल्मार का जन्मदिन है और इस जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए ही ड्रैक ने इस यात्रा की योजना बनाई थी। ड्रैक ने बोट के अंदर ही एल्मा का जन्मदिन मनाया, जिसमें केक काटने से लेकर गिफ्ट तक सब कुछ उसने एल्मा के लिए तैयार किया था। ड्रैक का ऐसा व्यवहार देखकर रोजी धीरे धीरे उस पर विश्वास करने लगी और सोचा कि उसकी मां ने शायद सही इंसान को चुना है। जन्मदिन का उत्सव मनाने के बाद एल्मा बोट के किनारे से अपनी कुछ तस्वीरें ले रही थी, लेकिन तभी अचानक वो पानी में गिर गई। ड्रैक ने तुरंत बोट रोककर एल्मा को बचा लिया और रोजी को अंदर से तौलिया लाने को कहा। लेकिन जब रोजी तौलिया लेने गई तो उसने ड्रैक के कमरे में कुछ अत्याधुनिक हथियार देखे, जिन्हें देखकर वो बहुत डर गई। लेकिन फिलहाल इस बारे में उसने अपनी मां को नहीं बताया। जब एल्मा बोट से पानी में गिर गई थी, तब रोजी का मोबाइल फोन समुद्र की गहराइयों में डूब गया। इसके लिए एल्मा ने रोजी से माफी मांगी और घर लौटने के बाद नया मोबाइल खरीद कर देने की बात कही। यह सुनकर रोजी ने कहा, मां, मोबाइल खो गया तो क्या हुआ? तुम सुरक्षित हो, यही बहुत है, तुम चिंता मत करो। मां और बेटी का रिश्ता बहुत मजबूत था। उस रात जब वे नाव लेकर आगे बढ़ रहे थे तो एक बड़ी तूफान में फंस गए। एल्मा और रोजी बहुत डर जाती हैं, लेकिन ड्रैक कहता है, मैं कई बार ऐसे तूफान में फंस चुका हूं, डरने की कोई बात नहीं है, थोड़ी देर बाद सब ठीक हो जाएगा। समुद्र में ऐसा अक्सर होता ही रहता है। ड्रैक की बात सुनकर वे कुछ राहत महसूस करते हैं। थोड़ी देर बाद ड्रैक की बात सही साबित होती है और आसमान साफ हो जाता है। रात काफी गहरी हो जाने के कारण सभी सो जाते हैं। अगले दिन सुबह रोजी अपनी मां के साथ कल की घटना के बारे में कुछ बातें करती हैं। रोजी कहती है, मैंने कल ड्रैक के कमरे में कुछ खतरनाक हथियार देखे, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? एल्मा कुछ कहने ही वाली थी कि तभी ड्रैक वहां आ जाता है। ड्रैक ने रोजी की बातें सुन ली थीं, इसलिए वह कहता है,
मैं एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हूँ और अब एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी में काम करता हूँ। इसलिए मेरे पास ये हथियार होते हैं क्योंकि किसी भी वक्त मुझे इनकी जरूरत पड़ सकती है। रोजी ये सुनकर थोड़ी कम डरती है और ड्रैक से पूछती है, क्या मैं इन हथियारों को देख सकती हूँ? ड्रैक जवाब देता है, बिल्कुल, तुम रुको, मैं लाता हूँ। यह कहकर वह राइफल लाकर रोजी के हाथ में देता है और राइफल की ताकत के बारे में विस्तार से बताता है। रोजी का पिता सेना में काम करता था, इसलिए बचपन से ही उसे इन सब चीजों की तरफ एक अलग ही लगाव था। राइफल हाथ में लेकर रोजी काफी खुश हो जाती थी। उसे अपने पिता की याद धीरे धीरे आने लगती थी। वह धीरे धीरे ड्रैक का बहुत सम्मान करने लगी थी। लेकिन उस दिन रात के समय जब रोजी अपने कमरे में लेटी हुई थी, तभी अचानक बाहर से तेज आवाज सुनकर उसकी नींद टूट गई। वह छिपकर दरवाजे के पास आकर देखती है कि कुछ लुटेरों का एक समूह हाथों में बंदूक लेकर ड्रैक से किसी चीज की मांग कर रहा था। लेकिन ड्रैक बार बार कह रहा था कि वह चीज उसके पास नहीं है। लुटेरों ने ड्रैक के साथ बहस की और इसी दौरान उन्होंने ड्रैक के कंधे पर गोली मार दी और उसे पानी में फेंक दिया। एल्मा को भी उन्होंने देख लिया और जब एल्मा विरोध करने लगी तो उन्होंने उसे भी गोली मार दी। रोजी ये सब देखकर ड्रैक के कमरे से बंदूक लेकर डाकुओं को मारने के लिए बाहर निकल आई, लेकिन तब तक डाकुओं का दल पूरे जहाज को आग लगाकर वहां से भाग चुका था। उसकी मां का मृत शरीर रोजी के सामने पड़ा था। मां की मौत से वह पूरी तरह टूट गई। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि पल भर में हालात इतने भयावह हो जाएंगे। पूरा जहाज आग की लपटों में जल रहा था। अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो वह भी बच नहीं पाएगी, इसलिए उसने जल्दी से आग बुझाने की कोशिश की। बहुत कोशिशों के बाद वह आग बुझाने में सफल हो गई। मां के मृत शरीर को पास में लेकर वह रोते रोते सो गई। अगले दिन सुबह जब उसकी नींद खुली, उसने देखा कि नाव की लगभग सारी चीजें जल चुकी थीं। उसे नाव चलाना भी नहीं आता था और रेडियो के माध्यम से भी वह संपर्क नहीं कर सकती थी क्योंकि वह भी जल चुका था। ऐसी स्थिति में एक साधारण लड़की समुद्र के बीचों बीच से कैसे जिंदा वापस आएगी, यही सब सोच रही थी क्योंकि भगवान के अलावा उसे बचाने वाला कोई नहीं था। रोजी ये सब सोचते सोचते अचानक नाव से बंधी एक रस्सी पर उसकी नजर पड़ी। जब उसने रस्सी खींची तो देखा कि रस्सी के साथ ड्रैक बंधा हुआ था और ड्रैक अभी भी जिंदा था। रोजी ने जल्दी से ड्रैक को नाव पर खींच लिया और जब ड्रैक को होश आया तो रोजी बार बार एक ही सवाल पूछने लगी, वे लोग कौन थे जिन्होंने मेरी मां को मार डाला? ड्रैक का एक ही जवाब था, मुझे नहीं पता रोजी। काफी निराश होकर मां की मौत का बदला लेने के लिए उसके अंदर आग जल रही थी, लेकिन फिलहाल उसे इस महासागर से बाहर निकलना था। इसलिए रोजी ने ड्रैक से कहा, बोट की हर चीज जल चुकी है, अब हम क्या करेंगे? ड्रैक ने कहा, मेरे कमरे में एक्स्ट्रा कपड़े हैं, उन्हें काटकर बोट का पाल बना लो। पाल को ऊपर कर देंगे तो बोट हवा के साथ आगे बढ़ेगी। रोजी ने ड्रैक की बात मानी और बोट का पाल ऊपर कर दिया, जिससे बोट हवा के साथ आगे बढ़ने लगी। लेकिन जब रोजी ड्रैक के कमरे से कपड़े लेकर आ रही थी तो उसने वहां एक बॉक्स में कुछ तस्वीरें देखी। उन तस्वीरों में ड्रैक, उसकी पत्नी और वे वही डाकू थे जिन्होंने बोट पर हमला कर उसकी मां को मार डाला था। रोजी तस्वीरें देखकर समझ जाती है कि जिन लोगों ने उसकी मां को मारा है उन्हें ड्रैक पहले से जानता था और ड्रैक ने उसे पूरी तरह से झूठ कहा है। रोजी यह सब जानने के बाद विश्वासघाती ड्रैक से पूछती है, मुझे बताओ, मेरी मां को जिसने मारा है उनके साथ तुम्हारा क्या संबंध है? तुमने मुझे झूठ क्यों कहा? ड्रैक कहता है, सुनो लड़की, जितना कम जानने की कोशिश करोगी उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। बस इतना जान लो कि जिसने तुम्हारी मां को मारा है उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। ड्रैक अपनी बातों से रोजी को शांत करता है और दोनों मिलकर बोर्ड को ठीक करने की कोशिश करते हैं। ड्रैक का एक हाथ जरूर खराब हालत में था, लेकिन फिर भी वह रोजी की मदद करता है। रोजी के पास और कोई रास्ता नहीं था क्योंकि अगर उसे यहां से जिंदा लौटना है तो उसे ड्रैक की बात सुननी ही होगी और केवल ड्रैक ही उसे सच बता सकता था। एल्मार की लाश अब भी वहीं थी। रोजी अपनी मां के शरीर से एक लॉकेट निकालती है जो बहुत कीमती था। ड्रैक उसे देखकर कहता है, यह मैंने तुम्हारी मां को दिया था। रोजी इस बारे में ज्यादा बात नहीं करती क्योंकि वह ड्रैक पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती,
लगभग 49 घंटे लगातार हवा की दिशा में चलते हुए वे आखिरकार एक द्वीप के करीब पहुंच जाते हैं। द्वीप के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन रोजी और ड्रैक दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि 11 दिनों के लंबे सफर के बाद उन्हें जमीन छूने का मौका मिलेगा। बोर्ड को द्वीप के किनारे तक ले जाना संभव नहीं था, इसलिए वे एक राफ्ट लेकर किनारे की ओर बढ़ते हैं। रोजी ठीक से राफ्ट नहीं चला पा रही थी, इसलिए अचानक वह राफ्ट से गिर गई। रोजी को तैरना नहीं आता था और दूसरी तरफ लाइफ जैकेट भी ठीक से काम नहीं कर रही थी। जैसे ही रोजी डूबने लगी, ड्रैक समुद्र में कूद गया और उसे बचाकर किनारे पर लेकर आया। रोजी बेहोश हो गई थी, इसलिए ड्रैक ने सीपीआर देकर उसे होश में लाया। होश में आने के बाद ड्रैक रोजी को लेकर द्वीप के बीचों बीच चला गया और काफी अंदर जाने के बाद उन्हें पीने का पानी मिला, जहां से दोनों ने अपनी प्यास बुझाई। थोड़ी देर में शाम होने लगी, इसलिए उन्होंने समुद्र के किनारे पर एक कैंप बनाया। कैंप बनाने के बाद कहानी का असली रहस्य सामने आया। ड्रैक ने रोजी से कहा, मैं एक बहुत ईमानदार अधिकारी था। 10 साल तक मैंने निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन किया, लेकिन बदले में मुझे सिर्फ निंदा के अलावा कुछ नहीं मिला। मेरी वाइफ पैसों के लिए बेहद लालची थी। वह मुझे छोड़कर चली गई और सब लोग मेरे बारे में चर्चा करने लगे। ये सब सहन न कर पाने के कारण मैंने गलत रास्ता चुन लिया और कुछ ही दिनों में मैं बहुत पैसों का मालिक बन गया। मेरी जिंदगी की खुशी और शांति लौट आई, लेकिन जिसके लिए मैं काम करता था वह बहुत खतरनाक था। मेरा काम लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर उनकी तस्करी करवाना था। मैं तुम्हारी माँ के साथ भी यही करता। मैं तुम्हारी माँ को भी बाहर बेच देता, लेकिन अब तो तुम्हारी माँ जिंदा नहीं है। जिन्होंने तुम्हारी माँ को मार डाला वे असल में मुझसे पैसे पाने के लिए आए थे। वे मुझे मारने ही आए थे, लेकिन अफसोस तुम्हारी माँ ने प्यार में पड़कर मुझे बचा लिया और खुद मर गई। खैर, अब मैंने एक फैसला लिया है और वह यह है कि तुम्हारी माँ की जगह मैं तुम्हें बेच दूंगा, फिर मैं 6 करोड़ रुपए पा जाऊंगा। यह सुनकर रोजी गुस्से और नफरत में बंदूक निकालकर ड्रैक की ओर तान देती है, लेकिन ड्रैक बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। वह कहता है कि जो साधारण रस्सी ठीक से नहीं बांध सकता वह बंदूक कैसे चलाएगा। रोजी ने जब बंदूक का ट्रिगर दबाया तो उसमें गोली नहीं थी। रोजी डर के मारे ड्रैक के हाथ से बचने के लिए वहां से भाग जाती है। ड्रैक अपने बंदूक में गोली भरकर रोजी का पीछा करने लगता है। रोजी द्वीप के विभिन्न जगहों पर छिपी रहती है। रात भर ड्रैक से बचने के लिए रोजी इधर उधर भागती रहती है। अगले दिन सुबह रोजी मौका देखकर किनारे से राफ्ट लेकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन ड्रैक उसे देख लेता है और रोजी की ओर लगातार गोलियां चलाता रहता है। लेकिन पहाड़ के ऊपर से गोली चलाने के समय ड्रैक पैर फिसलकर नीचे गिर जाता है। रोजी इस मौके का फायदा उठाकर राफ्ट लेकर बोट तक पहुंच जाती है और ड्रैक के हाथों से किसी तरह बच जाती है। बोट में पहुंचने के बाद रोजी देखती है कि बोट के अंदर पानी प्रवेश कर रहा है, यानी बोट के साथ आगे बढ़ना संभव नहीं है। किसी भी क्षण बोट डूब सकती है, इसलिए वह राफ्ट लेकर आवश्यक कुछ सामान लेकर गहरे समुद्र में निकल पड़ती है। उसे अभी भी नहीं पता कि क्या वह जीवित वापस आ सकेगी या नहीं, लेकिन फिर भी वह लगातार सृष्टिकर्ता को पुकारती रही। इसी तरह समुद्र में तैरते तैरते लगभग 3 दिन बीत गए। एक दिन अचानक रोजी ने दूर एक जहाज देखा। बचने के लिए उसने फ्लेयर गन चलाई। काफी इंतजार के बाद आखिरकार जहाज ने उसे बचा लिया। रोजी के बचने के बाद भी वह जैसे मुक्त नहीं हो पाई, क्योंकि जिस जहाज ने उसे बचाया था उसी जहाज से लड़कियों की तस्करी की जाती थी। रोजी को बचाने के बाद वह सब कुछ समझ जाती है, क्योंकि उसकी तरह कई लड़कियों को जहाज में बंदी बनाकर रखा गया था। रोजी क्या करे, कुछ समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि इतनी सारी लोगों के साथ वह किसी भी तरह लड़ाई नहीं कर पाएगी। लेकिन फिर भी उसने बुद्धिमानी और साहस का परिचय देते हुए मौके की तलाश में जहाज के कैप्टन के कमरे में गई और कैप्टन को शारीरिक आकर्षण का लोभ देकर उसे मार डाला। कैप्टन को मारने के बाद उसने इसी तरह 2 से 3 और लोगों को भी हत्या की। इन सभी कामों में उसे उस जहाज की तस्करी की गई लड़कियों ने मदद की। रोजी और तस्करी की गई लड़कियों ने मिलकर जहाज के सभी लोगों को मार डाला, लेकिन इसके बावजूद एक व्यक्ति जिंदा बचा था और वो था ड्रैक। ड्रैक उसी जहाज में था। उसने द्वीप से
ट्रांसमीटर की मदद से इस जहाज के कैप्टन से संपर्क किया और इसीलिए कैप्टन ने उसे बचा लिया। ड्रेक ने रोजी को देखते ही उस पर हमला कर दिया, लेकिन यहाँ रोजी अकेली नहीं थी। रोजी और जहाज की बाकी लड़कियां मिलकर ड्रेक को बेरहमी से छुरे से मार देती हैं और उसकी लाश को समुद्र में फेंक देती हैं। अब रोजी और बाकी बचाई गई लड़कियां पूरी तरह से सुरक्षित थीं। अगर रोजी न होती तो शायद उनमें से कोई भी बच नहीं पाती। इसलिए सब मिलकर रोजी का धन्यवाद करती हैं। बंदरगाह पर जहाज पहुंचने के बाद रोजी की जुबान से पुलिस सारी बातें सुनने लगती है और यह दृश्य हमने कहानी की शुरुआत में ही देखा था। खैर, कहानी यहीं समाप्त होती है। आज के लिए विदा ले रहा हूं, फिर आऊंगा एक और खूबसूरत कहानी लेकर। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें और खुश रहें।